महिला आरक्षण नहीं था, ये तो 4 दिन से हुआ। तब अखिलेश यादव ये क्यों नहीं कहते थे कि 543 में हमें 250 पिछड़े चाहिए आरक्षण, ये क्यों नहीं बोलते थे? अरे भाई क्या बताऊं मैं। और पार्लियामेंट में अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसके पीछे लॉजिक होती है अमिताभ जी। यहाँ और महिलाएं ज्यादा बढ़ा दोगे तो जो यहाँ नौजवान सदस्य आएंगे वो सीटी बजाएंगे, इस बात को कोई लॉजिक है? लालू यादव ने कहा था परकटी आ जाएंगी, इसका क्या लॉजिक है? कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, सुपर्णखा, ये महिला सांसदों के लिए, माननीय सोनिया गांधी जी के लिए भी इसमें से कुछ कमेंट किए गए थे। तो आप कहां जा रहे हो? अभी आप नेहरू जी तक चले जाओ, ठीक है आपकी इच्छा। फिर भी मुलायम सिंह ने कहा था कि जो नौजवान यहाँ आएंगे सांसद वो सीटी बजाएंगे, औरतें आ जाएंगी तो। और नहीं तो क्या कि सिंधी को भी दो, बिंदी को भी दो, मुसलमान को भी दो। 543 में क्यों नहीं दे दिया मुसलमानों को आरक्षण? आप तो थे सरकार में। ये सारा तत्व ज्ञान आप समझ में आया? मूल चिंता बताओ यार कि भाई मूल चिंता ये है हमारे खेत खराब करेंगे ये। समाजवादी लोग विजनरी लोग होते हैं, आगे थोड़ा देख के चलते हैं। इसीलिए मोदी जी ने उनको दोस्त बताया अखिलेश जी को, मैं समझ गया, ठीक जी। इसलिए मैं आगे की बात बता रहा हूँ। आपने कहा कि विपक्ष का खेल खराब करेंगे, आपको पता ही है कि... खेल नहीं, खेत। ये विषय इतना मेरे लिए कठिन नहीं, लेकिन खेत खराब होने का विषय कठिन है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। कमर कस के तैयार हो जाइए अशोक भाई, मौसम बदलने वाला है, हाहाकार मचेगा, हाहाकार। क्या ये खेत का डायमेंशन ही बदल जाएगा? तब क्या करिएगा? आपके केचुए दूसरे के खेत में चले जाएंगे लाभ देने। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो छोटा मसला है महिला आरक्षण, मतलब पिछड़ी महिला को भी कोटा भी दिन कोटा हो, मुसलमान को भी। इन नारेबाजी से कुछ हासिल नहीं होना अशोक जी। अपने अपना खेत देखो जाके यार, वहां बाड़ेबंदी करो। चलो भाई, भारत का संविधान धर्म आधारित रिजर्वेशन को अमान्य करता है, इसलिए मुस्लिमों को धर्म के आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिल सकता, कतई नहीं मिल सकता। पिछड़े वर्ग के महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको विधायिका में आरक्षण भारत ने दिया ही नहीं। उनको नौकरी में आरक्षण दिया और यूनिवर्सिटी में दाखिला में आरक्षण दिया, 2 ही आरक्षण मिले हैं मंडल के तहत। ये बात तो आपको भी मालूम है और सबको मालूम है। 543 की लोकसभा में पिछड़े वर्ग को कोई आरक्षण है क्या? नहीं। भारत ने 2 ही आरक्षण माने जवाहरलाल जी के समय से आज तक, एससी और एसटी, तीसरा तो कोई आरक्षण माना नहीं। फिर ये अचानक से मांग कहां से आ गई अशोक जी, मैं समझ नहीं पाया। क्या रे भिकमंगिया? देखिए अमिताभ जी, चूंकि अब 1976 के बाद डिलिमिटेशन होने जा रहा है, और डिलिमिटेशन जब हो रहा है तो लगे हाथ सारे काम हो जाने चाहिए। नहीं, डिलिमिटेशन अलग चीज है, आरक्षण अलग चीज है भैया। ऐसा थोड़ी हो सकता कल को कोई कहे आजमगढ़ में रहने वालों को 3% आरक्षण दे दो, अब लगे हाथ कर दो। ऐसा नहीं ना। भारत ने पिछड़ों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को इस आधार पर रिजर्वेशन माना ही नहीं। पिछड़ों को जहां रिजर्वेशन देना था वहां दे दिया। विधायिका में कहीं भी रिजर्वेशन नहीं है पिछड़ों के लिए, नाइदर इन लोकसभा नॉर इन विधानसभा। ये बात मुलायम सिंह जी ने क्यों नहीं उठाई जब वो सरकार में रहे मंत्री? ये बात इंदिरा जी क्यों नहीं करके गई? नेहरू जी क्यों नहीं करके गए? राजीव गांधी क्यों नहीं करके गए? 10 साल सोनिया जी क्यों नहीं करके गई? आज आपको याद आ रहा है पिछड़ों का भी होना चाहिए इसमें। जब महिला आरक्षण नहीं था, मैं दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, जब महिला आरक्षण नहीं था, ये तो 4 दिन से हुआ, तब अखिलेश यादव ये क्यों नहीं कहते थे कि 543 में हमें 250 पिछड़े चाहिए आरक्षण, ये क्यों नहीं बोलते थे? अरे भाई क्या बताऊं मैं। देखिए अमिताभ जी, कोई भी बात अगर होती है तो उसके पीछे लॉजिक होती है, और पार्लियामेंट में अगर कोई अपनी बात रख रहा है तो उसके पीछे लॉजिक होती है। अमिताभ जी, आपको भी पता है, सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 49.5% रिजर्वेशन की लिमिट सेट कर दी थी, उसके ऊपर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। लेकिन इसी मोदी सरकार ने 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दिया ना। मैं पार्लियामेंट विधायिका की बात कह रहा हूं, कार्यपालिका की नहीं कह रहा हूं मेरे भाई। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, आप जापान का जवाब दे रहे हो महाराज। अशोक भाई ने कहा कि पार्लियामेंट में जो भी कही जाती है उसके पीछे लॉजिक होता है, हल्की बात नहीं कही जाती। मुझे याद है 15-17 वर्ष पहले की बात होगी, मुलायम यही बिल था पार्लियामेंट में, इसी पर छीना झपटी हो रही थी लोकसभा। मुलायम सिंह जी में लोकसभा के सदस्य थे, वो खड़े हुए। उन्होंने 2 बातें उनकी याद है मुझे। एक तो उन्होंने कहा गांव देहात की जो औरतें हैं वो इतनी सुंदर नहीं लगती जितनी शहर की लगती है। एक तो ये, इसके पीछे लॉजिक आप दोबारा में जब आऊं तो सोच रखिएगा। दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ और महिलाएं ज्यादा बढ़ा दोगे तो जो यहाँ नौजवान सदस्य आएंगे वो सीटी बजाएंगे। इस बात को कोई लॉजिक है? मुलायम सिंह की कद के नेता ने कहा, धर्मेंद्र यादव ने नहीं, मुलायम सिंह जी ने। इसका क्या लॉजिक है?
पार्लियामेंट में कहा, इसका लॉजिक हम आज तक नहीं समझ पाए। और लालू यादव ने कहा था परकटी आ जाएंगी, इसका क्या, शरद यादव ने, इसका क्या लॉजिक है? परकटी और बिना परकटी महिलाओं में विभाजन रेखा खींचेंगे? देखिए अमिताभ जी, आपने अपने नेताजी के 2-3 वक्तव्य बताए और आपने कहा डिजिटल हो चुका है। हाँ। तो सुनिए, मोदी जी का वक्तव्य पता नहीं डिजिटल हुआ कि नहीं हुआ। कांग्रेस की विधवा, जर्सी गाय, सुपर्णखा, ये महिला सांसदों के लिए, माननीय सोनिया गांधी जी के लिए भी इसमें से कुछ कमेंट किए गए थे। तो ये भी डिजिटल हुआ होगा और देश के प्रधानमंत्री के मुख द्वारा किया गया है। इससे मुलायम सिंह जी की बात कही हुई खत्म हो जाती है क्या? आप 4 लोगों के और बयान ले आए तो क्या नेताजी का मामला सुलझ जाएगा इससे? नहीं ना, नहीं ना। मैं वो कह रहा था, आप कहां जा रहे हो? अभी आप नेहरू जी तक चले जाओ, ठीक है, आपकी इच्छा। फिर भी मुलायम सिंह ने कहा था कि जो नौजवान यहां आएंगे सांसद, वो सीटी बजाएंगे, औरतें आ जाएंगी तो। और नहीं तो क्या? आप डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण दोनों साथ साथ क्यों ला रहे हैं? जब डीलिमिटेशन को आप ला रहे हैं, जहां आपका पहले से प्रभाव है, अभी तमाम चीजें आप बता रहे थे कि 850 सीटें हो रही हैं, तो आप डीलिमिटेशन को एक आप बोनस में क्यों जोड़ रहे हैं महिला आरक्षण के साथ? महिला आरक्षण को ले आते, हम आपके साथ हैं। और तो सुन लीजिए, जिस महिला हक की बात होती है ना, वो हंसा मेहता जी थी जो यूएनओ में भेजा था नेहरू जी ने 48 में, और उन्होंने महिलाओं की आवाज को बुलंद किया था। आज अपने 21 प्रदेशों में कमोबेश सरकार है, साथियों के साथ 1-2 को स्टेट बना देते, चीफ बना देते। 100 साल में ना आरएसएस ने एक अध्यक्ष बनाया, ना आज तक भाजपा ने एक अध्यक्ष बनाया। और एक महिला जो आज भी अपने महिला धर्म का निर्वाह करती हैं, लेकिन एक बड़े महान व्यक्ति आज भी उनको इज्जत नहीं देते हैं। पूरा देश जानता है, मैं नाम नहीं लूंगा। अच्छा, पहले कुछ चीजें सरल भाषा में समझ लीजिए। भारत की विधायिका में, संसदीय केवल नहीं, विधायिका में केवल SC ST का आरक्षण मान्य है। इसलिए ये सब नारेबाजी बंद होनी चाहिए कि सिंधी को भी दो, बिंदी को भी दो, मुसलमान को भी दो, पसमानदा के लिए अलग सीट करो, ये सब कुछ नहीं इसमें हासिल नहीं, ये सब रिटॉरिक है। रुक जाओ रवि बाबू, ठीक। भारत के संसद संविधान ने केवल 2 आरक्षण मान्य किए भारत की विधायिका में। विधायिका का मतलब लोकसभा और विधानसभा राज्यों की, सिर्फ 2, SC ST, तीसरी कोई नहीं। इसलिए ये सब कहानी कविता तो बंद करो तत्काल। 543 में क्यों नहीं दे दिया मुसलमानों को आरक्षण? आप तो थे सरकार में। 543 में पिछड़ों क्यों नहीं दे दिया आरक्षण में? आप नहीं थे सरकार में। 55 साल तो अकेले कांग्रेस रही है। क्या रे भिकमंगिया? ये सारा तत्व ज्ञान आप समझ में आया? और मुसलमानों को आरक्षण मुसलमान के नाते मिल जाए, ये तो असंभव है, ये सब जानते हैं। फिर भी मांग हो रही है, फिर भी मांग हो रही है। और मैं तो कहता हूं, रवि भाई ने कहा 1948 में नेहरू जी ने किसी को यूएन में भेजा था, हंसा मेहता, हम करें उन्हीं को क्रेडिट दे दो, तब भी बुराई नहीं। चलो हंसा मेहता का भी फोटो लगा दो, क्या दिक्कत है? बात तो सही है। जब 12 साल में प्रधानमंत्री जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, तो आप लोग उतावले नहीं होते? कुछ बोल दीजिए प्रभु। और अभी आप कई दिन बचाए तब भी उतावले हो रहे हैं, बता दीजिए। अरे कल पता चल जाएगा अमिताभ भाई, कल सब पता चल जाएगा। रवि प्रताप सिंह ने कहा अभी कई दिन बचे हैं, कई दिन नहीं बचे, कुछ घंटे बचे हैं। यही तो दिक्कत है कांग्रेस की। समझना, आप कुछ समझ कुछ रहे हैं, कुछ घंटा ही मान लीजिए भाई। घंटे हमारे मानने से कृपा ना करो महाराज, वो शेड्यूल सबके सामने है, सार्वजनिक है। मेरे मानने से क्या होगा यार? यही गलत बात करते हैं विपक्ष। आप लोग इतने चिढ़े हुए क्यों रहते हो यार? क्या ऐसा ही मान लो? काहे को इतना चिढ़े रहते हो? हम एक मिनट तारीख 16 को बदल जाएगी। आपको जनता ने वोट नहीं दिया तो इससे हमारा कोई समस्या, तो हमारे दोस्त तो नहीं ना महाराज। चिढ़े काहे को रह रहे हो? दोबारा फिर चुनाव आएगा, फिर किस्मत आजमाओ। मूल चिंता बताओ यार, कि भाई मूल चिंता ये है हमारे खेत खराब करेंगे। ये सरल भाषा में बोलो ताकि आदमी समझ भी पाए। अशोक जी, खेत खराब होने की संभावना है, ऐसा डर है? ये विपक्ष का खेत खराब नहीं करेंगे, ये पूरे देश की जनता खेत खराब करेगी। जानते हैं कैसे? चुनाव आप हारोगे यार, जनता का क्या लेना देना? रामलाल जीते जो श्यामलाल जीते। मैं इसके आगे की बात बता रहा हूं। हम लोग थोड़ा सा आगे, मतलब मैंने आपको एक दिन बताया था कि समाजवादी लोग विजनरी लोग होते हैं, आगे थोड़ा देख के चलते हैं। इसीलिए मोदी जी ने उनको दोस्त बताया अखिलेश जी को, मैं समझ गया। ठीक जी, इसलिए मैं आगे की बात बता रहा हूं। आपने कहा कि विपक्ष का खेल खराब करेंगे। आपको पता ही है कि खेल नहीं, खेत। हाँ भाई, खेत में नील गाय घुस जाती है तो माथा पकड़ के रोने के अलावा सवेरे कुछ नहीं बचता किसान के पास। अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए सीरियस इशू क्या है कि मैंने जो विजनरी शब्द का इस्तेमाल किया वो इसलिए किया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना अति आवश्यक है।
विपक्ष जहां पे मजबूत नहीं है या विपक्ष को जहां पर बोलने की आजादी नहीं है, वहां लोकतंत्र दम तोड़ देता है। ये सरकार विपक्ष मुक्त भारत बनाना चाहती है, इसी से आप सिर्फ विपक्ष का खेत नहीं खराब कर रहे हैं, अभी रुकना होगा, पूरे लोकतंत्र का खेत खराब। जी ठीक है। यही बात मुलायम सिंह जी ने राजीव गांधी को समझाई होती तो क्या दिक्कत थी? उन्होंने मालूम क्या कहा था? हमने इनकी नसबंदी कर दी भाजपा वालों की, क्या फैमिली प्लानिंग कर दी। उत्तर प्रदेश में वो फैमिली प्लानिंग के शब्द का लोक भाषा में अर्थ है नसबंदी, क्या? और आप कह रहे हो कि विपक्ष, मजबूत विपक्ष लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस तो नसबंदी कर देती थी विपक्ष की। अशोक जी, ये कम से कम कैंची लेके तो नहीं नसबंदी करने आ रहे। वो तो कह रहे थे हमने नसबंदी कर दी। ये तो देश को बाद में पता लगा कि डॉक्टर भी थे राजीव गांधी, नसबंदी भी जानते थे करना। ये विषय इतना मेरे लिए कठिन नहीं, लेकिन खेत खराब होने का विषय कठिन है किसी भी पॉलिटिशियन के लिए। रवि जी, चूंकि बड़ी मुश्किल से खेत तैयार होता है, 10 साल लगते हैं। खेत का मतलब पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार होने में 10-20 साल लग जाते हैं, तब फील्डिंग सजती है। अब वो अगर जरा भी दाएं बाएं हो जाए तो मामला हिचकोले खाता है। रवि जी, जी अमिताभ जी, खेत खराब होने का दंश क्या होता है हम लोगों से ज्यादा कौन जानेगा? उसी का दंश तो भोग रहे हैं। अब मान लीजिए हमने कुछ अपना संगठन खड़ा किया तो अब ये खेत को बदलने में लगे। आपने सही कहा, अगर नीलगाय घुसती है तो सुबह किसान सर पकड़ लेता है। हमने मान लीजिए कहीं तैयार किया फील्डिंग, तो लेवल प्लेइंग फील्ड में ये तो अब बाउंसर फेंकेंगे। दूसरी बात, मेरी बहन नीति जी कह रही थी कि राहुल गांधी जी अज्ञानतापूर्ण बातें करते हैं। मैं मोहतरमा से बड़ी अदब से बात करता हूं। 5 लेटरल एंट्री, लैंड एक्विजिशन एक्ट, जीएसटी और जो डेटा संरक्षण, और ये जान लीजिए कि नोटबंदी, 5 में प्रधानमंत्री जी मुंह की खाए और हमारे नेता ने कहा वही हुआ। महिला आरक्षण एक विषय है, उसके आगे की कहानी बड़ी है। आप लोग समझ ही नहीं रहे जिस पर मैं इतनी देर से जोर दे रहा हूं। कमर कस के तैयार हो जाइए अशोक भाई, मौसम बदलने वाला है। क्या? अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी देखो जाके, यहां कुछ नहीं रखा। परिसीमन शुरू होगा तो मेरी बात, रवि जी ने आपने मेरी बात लिख लो, हाहाकार मचेगा, हाहाकार। क्या ठीक बात कही रवि जी ने कि बड़ी मुश्किल से तो खेत बना पाए हैं, उसमें जैविक खाद डाली, केचुआ डाले। क्या? खेत का डायमेंशन ही बदल जाएगा। तब क्या करिएगा? आपके केचुए दूसरे के खेत में चले जाएंगे लाभ देने। इसलिए मैं कह रहा हूं ये तो छोटा मसला है महिला आरक्षण, बड़े मसले की ओर निगाह लगाओ। महिला के साथ दलित का भी हो, अरे मतलब पिछड़ी महिला को भी कोटा भी दिन कोटा हो, मुसलमान को भी। इन नारेबाजी से कुछ हासिल नहीं होना अशोक जी, इनसे कुछ मिलना जुलना भी नहीं है, चाहे राहुल गांधी कहें चाहे अखिलेश जी कहें। अपने अपना खेत देखो जाके यार, वहां बाड़ेबंदी करो।